Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. नाइपर जेई 2026 का एग्जाम होने वाला है 13 जून को, यानी कि आज से लगभग आपके पास 44-45 दिन बचे हैं और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल। नॉन फार्मा पढ़े, नॉन फार्मा का पोर्शन बढ़ गया है, फार्मा पढ़े, फार्मा में क्या इंपॉर्टेंट है, मन नहीं करता है पढ़ने का, बहुत सारे सवाल है। बट ये सवाल चलते रहेंगे। आपका काम है अपनी प्रिपरेशन को ऐसे कंटिन्यू करते रहना ताकि आप वहां पर एक अच्छा स्कोर कर सको। उस चीज में हेल्प करने के लिए मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मेजर पोर्शन बनाते हैं फार्मा पोर्शन ऑफ नाइपर जेई एग्जाम। राइट, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और आप जानते होंगे कि नाइपर जेई के एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि 200 क्वेश्चन पहले भी थे, 200 क्वेश्चन अभी भी हैं, लेकिन 120 क्वेश्चंस हैं जो कि फार्मा के हैं, 80 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉन फार्मा पोर्शन के आने वाले हैं। राइट, जो आपका मार्किंग स्कीम है वो सेम ही है, 0.5 मार्क्स फॉर करेक्ट चॉइस और नेगेटिव के लिए -0.125, यानी कि इनकरेक्ट अगर हुआ तो -0.125। राइट, पहले जो टाइम था वो 120 मिनट्स था, लेकिन अभी जो टाइम हो गया है दोस्तों वो 150 मिनट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो नॉन फार्मा पोर्शन है वो चेंज हो चुका है। राइट, चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं SN1 SN2 के रेट से, स्टीरियोकेमिस्ट्री से, सबस्ट्रेट के इफेक्ट से, रीअरेंजमेंट से। ये सारे क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाते हैं। E1 E2 जिसके अंदर आपका सेटजेफ रूल होता है, हॉफमैन रूल होता है, क्या प्रोडक्ट सही होगा, क्या प्रोडक्ट सही नहीं होगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जो होता है, इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कि फ्री रेडिकल एडिशन की तरह काम करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन किस तरीके से होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होगा, रिएजेंट क्या यूज होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आपसे बात करूं तो एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है। एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो कि वाटर के एडिशन के लिए होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये इंपॉर्टेंट है। राइट, हाइड्रोबोरेशन जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोहेलोजिनेशन जो कि आपका एडिशन रिएक्शन के अंदर यूज होता है। तो ये सारी चीजों पर क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे पॉइंट्स को आपको पढ़कर जाना है, छोड़ना ही नहीं है। राइट, देन आगे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। आप लोग भी जानते होंगे, आप तैयारी कर रहे थे दिन से, कि स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको डेक्सट्रोटेट्री, लीवोरोटेट्री, उसके अलावा अगर आपके अमाइनो एसिड से शुगर से तो उसका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से आप आइसोमर्स बना सकते हो। राइट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कायरलिटी, मेसो कंपाउंड को कैसे देखते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उनका रिजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़कर जानी है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लेने वाली है। मैं ये मानता हूं कि आप अगर सही से आपने 2 से 3 घंटे, अगर 2 से 3 घंटे आपने आइसोमेरिज्म के चैप्टर को दे दिए, आई कैन गारंटी यू कि आपका पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वही ये आपको देखने में हो सकता लग रहा हो कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कितना सब कुछ पढ़ना है, बट लेट मी टेल यू, अगर आप 3 से 4 घंटे अगर आपने इन टॉपिक्स को दे दिए, सिर्फ 3 से 4 घंटे अगर आपने इन टॉपिक्स को दे दिए,
ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं बताया मैंने आपको कि बहुत ज्यादा सिलेबस बता रहा हूँ, मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और यहाँ से आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेम डायरेक्शंस ये मैंने खाली लिख दिए हैं यहाँ पे, नेम डायरेक्शन ऐसा मत सोचना कि यही नेम डायरेक्शंस आएंगी, नेम डायरेक्शंस बहुत सारी हैं, बस ये मैंने यहाँ पे खाली ना जाए स्लाइड इसलिए लिख दिए, राइट। लेकिन नेम डायरेक्शंस आपके पास सारी की सारी जो नेम डायरेक्शंस आपने जीपैट के लिए पढ़ी होंगी वो सब की सब इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी नेम डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो, चाहे वो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो आपने पढ़ी होंगी, C3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस वो सारी रिएक्शंस हो, राइट, चाहे वो कॉम्बिटोरियल सिंथेसिस की बात हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कोई भी चीज छोड़नी ही नहीं है जो सिंथेसिस से रिलेटेड हो, राइट। नेम्ड रिएक्शंस को पढ़ना है, कॉम्बिटोरियल सिंथेसिस को पढ़ना है, इसमें नेम्ड रिएक्शन के अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को नहीं छोड़ना है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है आपको, देन फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहीं पर पढ़ लोगे इस चीज को, बैकमैन रिअरेंजमेंट पढ़ना है, हॉफमैन डिग्रेडेशन पढ़ना है, प्लस साथ ही साथ आपको टेस्ट्स भी पढ़ने, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के क्या टेस्ट हैं, फंक्शनल ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए क्या टेस्ट होते हैं, जैसे कि ल्यूकास टेस्ट हो गया, विक्टर मियर टेस्ट हो गया अल्कोहल के लिए, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या टेस्ट होता है, अमाइंस के लिए क्या टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी पढ़कर जाने, उनके रिएजेंट्स भी पढ़कर जाने, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, मोलिस टेस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें भी एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नेम्ड रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको हर दिन पढ़नी होंगी, आपके पास ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन के बीच का टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन कम से कम 2 से 3 नेम डायरेक्शंस पढ़नी ही पढ़नी है, 2 से 3 नेम डायरेक्शंस पढ़नी ही पढ़नी है आपको हर दिन। देन आता है मिसलेनियस के अंदर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दोस्तों, उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, रिंग एक्टिवेटर है, रिंग डीएक्टिवेटर है, ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको मीजोमेरिक इफेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, कौन से ग्रुप ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड को, लाइक बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कम करेगा, कौन बढ़ाएगा, राइट, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कम करेगा, कौन बढ़ाएगा, तो ये आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, तो वो आपको पढ़ना है, यानी कि आपको बेसिकली मीजोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार पढ़ लेना है, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शंस होती है नेम रिएक्शंस के अंदर ही आप पढ़ लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इनका, ये भी आपको पढ़ना है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देन अब बात कर लेते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, बेसिसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। यहां से बेसिसिटी ऑर्डर आपको पूछ लेगा कि बताओ पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन में कौन ज्यादा एरोमेटिक है, पायरिडीन और पायरोल में कौन ज्यादा बेसिक है, इमिडाजोल और पायरिडीन में कौन ज्यादा बेसिक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर पर, कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, किस पर फास्ट होगा, किस पर स्लो होगा, उस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोसाइक्लिक, कम से कम आपको रिंग्स तो पता रहनी चाहिए। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है, शायद सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप पूछ लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से उसको बिलोंग करता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, राइट। बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। जब आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हो तो इसके अंदर आपसे, अगर मैं क्रोमेटोग्राफी पोर्शन की बात करूंगा तो HPLC, जिसका आपसे प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस इसके लाइक जो पीक को रिजॉल्व करते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलिंग क्या होती है, फ्रंटिंग क्या होती है, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, ट्रबल शूटिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी से कैरियर गैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ भी दोनों जगह डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएलसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएफ वैल्यू को लेकर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके वो इंपॉर्टेंट है। देन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में खासकर एनएमआर, एनएमआर याद रखना दोस्तों, एनएमआर से आपको केमिकल शिफ्ट, स्प्लिटिंग, इंटीग्रेशन, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआर के अंदर आपसे रेंज पूछी जा सकती है, राइट, आपसे हुक्स लॉ के ऊपर फॉर्मूला पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर
लाइक जो आपके फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वुडवर्ड फिशर रूल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपके सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईआर से भी, यूवी से भी। इस तरीके से आपको मतलब कंप्लीट इनको पढ़कर जाना है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। मैकलाफार्टी अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, है ना। इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ये तो आपको चारों के चारे पढ़ के जाने। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हो तो फ्लेम पढ़ सकते हो, फ्लोरीमेट्री पढ़ सकते हो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो, नेफ्लोमेट्री के प्रिंसिपल पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें आप पढ़कर जा सकते हो। बट इनको तो आपको छोड़कर जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। देन उसके अलावा जो टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स आप पढ़ते हो तो बेसिक कैलकुलेशंस जो होती हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन की जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने, एसिड बेस, रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के इतने भी इंडिकेटर्स हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। उनकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है एसिड बेस के अंदर, उससे एक बार गो थ्रू कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ लेना। देन एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एलओडी, एलओक्यू क्या होता है, ठीक है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन ये क्या होता है, लिनियरिटी क्या होता है, रोबस्टनेस क्या होता है, आईसीएच गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी आपको पढ़कर जानी है दोस्तों। यहां से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि जब आपका मन अगर ना लग रहा हो पढ़ाई में, तो आप इन टॉपिक्स को पकड़कर पढ़ना स्टार्ट कर देना, एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग चल रही होती हैं, तो उनको एक जगह फोकस्ड करने के लिए मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको एज इट इज जिनसे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ नाइपर जेई एग्जाम के लिए मेरी तरफ से टॉपिक्स आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, समय बहुत कम है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, स्टे फोकस्ड और अच्छी रैंक लेकर आइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर कॉन्सेप्ट।